नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे दोस्तों। सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल डासना मंदिर से बोर्ड हटाने को लेकर बोले महंत किसी भी कीमत पर नहीं हटाया जाएगा। महंत जी आपको बता दें कि बोर्ड जिसमें लिखा है यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, इसको लेकर कई मुसलमानों ने विरोध जताया और कहा है कि हम उस मंदिर में घुसेंगे। माहौल और तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे कुछ जिहादी, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल रूस और अमेरिका फिर से आपस में भिड़े। जी हाँ, रूस ने अमेरिका से वापस बुलाया राजदूत, राष्ट्रपति बाइडेन ने दी रूस को धमकी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट को महबूबा मुफ्ती को राहत से इनकार, ईडी के सामने पेश होना ही होगा, करारा झटका लगा है। इस बीच दोस्तों पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय की मस्जिद को क्षतिग्रस्त किया गया, कट्टरपंथियों ने गिराई गुंबद व मीनारें। जी हाँ, अब आप समझिए कि मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, खास करके आपस में ही भिड़ रहे हैं कट्टर मुस्लिम। इस बीच बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, सऊदी अरब के इनकार का करारा जवाब देने के मोड में है मोदी सरकार। आखिर क्यों टकराहट बढ़ रही है सऊदी और भारत की। इस बीच सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, मुंबई में मुंबई से लेकर दिल्ली तक हलचल। महाराष्ट्र में सियासी उथल पथल जारी, शरद पवार से मिले अनिल देशमुख, वाजे को लेकर शिवसैनिक के भी कई नेता हैं रडार में। तो दोस्तों सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के भी 4 साल हुए पूरे, कर दिया बड़ा ऐलान, तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फिलहाल डासना मंदिर से बोर्ड हटाने को लेकर बोले महंत किसी भी कीमत पर नहीं हटाया जाएगा बोर्ड। जिहादी बोल रहे हैं बोर्ड तो हटाना ही पड़ेगा वरना हम घुसेंगे मस्जिद में। जी हाँ, दरअसल मंदिर में डासना के एक मंदिर के अंदर पानी पीने गए मुस्लिम लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद यहाँ पर अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वायरल वीडियो का पड़ताल करते हुए जी मीडिया की टीम आसिफ तक पहुंची, जिसकी पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। आसिफ ने बताया कि वो पानी पीने के लिए मंदिर के अंदर गया था, जिसके बाद उसकी पिटाई की गई थी। उसको उस बोर्ड के बारे में नहीं पता था जो मंदिर के बाहर लगाया गया था। वही मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा है फिलहाल बसपा सरकार के समय से भी ये बोर्ड लगा है, बोर्ड का मंदिर प्रशासन से किसी भी कीमत पर नहीं हटाएंगे। दरअसल डासना इलाके में स्थित मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में साफ लिखा गया है कि मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। आदेशानुसार यति नरसिंहानंद सरस्वती इसी मंदिर में आसिफ हाल ही में पानी पीने के लिए मंदिर गया था, जहाँ पर मंदिर के एक कर्मचारी के द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई। आपको बता दें ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालांकि अब डासना में बीएसपी के ही पूर्व सांसद ने ऐलान कर दिया है कि वो मंदिर में घुसेंगे। बसपा सरकार में लगा था बोर्ड, इस वजह से बसपा के ही एक पूर्व सांसद ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि हम उस मंदिर में घुसेंगे। इसको लेकर हाजी असलम के इस बयान के बाद दोस्तों माहौल बिगड़ गया है और एक तरीके से हाजी असलम के बयान के बाद कई हिंदुओं ने डासना के उस मंदिर को घेर लिया है और कहा है कि फिलहाल यहाँ मुसलमानों को घुसने नहीं देंगे और ना ही ये मंदिर हटाया जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल रूस ने अमेरिका से वापस बुलाया राजदूत, राष्ट्रपति बाइडेन की धमकी, पुतिन को कीमत चुकानी होगी। दरअसल रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है फिलहाल वो अमेरिका में पदस्थ अपने राजदूतों को बातचीत के लिए वापस बुला रहा है। इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के साथ बढ़ते तनाव के बीच राजदूत एनातोली एनतोनोव को मास्को बुलाने का फैसला बुधवार को किया गया है। उल्लेखनीय है कि विपक्ष के नेता अलेक्सी नवल्नी को जहर देने के मामले में पृष्ठभूमि में अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। फिलहाल अमेरिका और रूस के रिश्ते पिछले काफ़ी समय से खराब चल रहे, हाल ही में घटनाओं से इसमें एक खराबी भी आई है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा खुफिया निर्देशक के कार्यालय की एक रिपोर्ट में पता चला था कि अमेरिका में बीते नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से एक अभियान के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को मदद के प्रयास के रूप में देख रहे थे। लेकिन दोस्तों ये बात सच है कि डोनाल्ड ट्रंप के अपेक्षा बाइडेन के साथ विदेश नीति ठीक नहीं है इनकी। हम चलते हैं अपडेट, सऊदी अरब से इनकार का करारा जवाब देने के मूड में है मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल तेल की बढ़ती कीमतों ने सऊदी अरब और भारत के संबंधों में तनाव ला दिया है। पिछले महीने भारत ने सऊदी अरब से तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा था ताकि
तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो सके। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज़ ने भारत के अनुरोध के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि फिलहाल भारत ने पिछले साल सस्ते में तेल खरीदा था, इस तेल को पहले खर्च करें। सऊदी के इस बयान को भारत के लिए एक झटका था। भारत ने ईरान से तेल आयात बंद कर सऊदी अरब से बढ़ा दिया था। ऐसे में भारत को उम्मीद थी कि सऊदी बड़े खरीदार के तौर पर भारत को कुछ रियायत देगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं किया है। भारत ने हर दिन 50 लाख बैरल की तेल की रिफाइनरी क्षमता है और इस पर सरकारी कंपनियों का 60% का नियंत्रण। सूत्रों के मुताबिक भारत की सरकारी कंपनियां एक महीने में 1 करोड़ 48 लाख बैरल तेल आयात करती हैं। तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए भारत के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तेल उत्पादन देशों ओपेक और ओपेक प्लस में कहा था कि तेल उत्पादन की सीमा को खत्म करें ताकि कीमत नियंत्रण में रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि सऊदी अरब खुद से ही तेल उत्पादन में कटौती कर रहा है, जिसमें वैश्विक कीमतें बढ़ रही हैं और इसी को देखते हुए फिलहाल भारत ने भी अब नया स्ट्रोक खेल दिया है। फरवरी से बीच अब आपको बता दें कि भारत ने इस 2006 से पहली बार हुआ है कि जब चौथे नंबर पर आ गया है, लेकिन उसको लेकर भारत ने अब सऊदी अरब से तेल को लेकर दूसरे देशों पर भी निर्भरता बढ़ाने जा रहा है और भारत की आपूर्ति अब एक तरीके से धीरे धीरे भारत भी एक्शन ले रहा है इसको तेल पर निर्भरता को लेकर। हम चलते हैं अपडेट। मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का महबूबा मुफ्ती को राहत से इनकार, ईडी के सामने होना होगा पेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने महबूबा मुफ्ती को राहत देने से इनकार करते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से मना कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को धन शोधन मामले में ईडी के सामने पेश होना होगा। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने PDP नेता मुफ्ती को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने ईडी को 16 अप्रैल से पहले उनके द्वारा किए गए निर्णयों के संकलन के साथ एक संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा है। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है फिलहाल मुफ्ती के अधिकारियों के समक्ष पेश होना ही चाहिए। ईडी ने इससे पहले मुफ्ती को 15 मार्च को पेश होने के लिए समन जारी किया था और जब से उन्हें 22 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया था। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने लगवाई चाइनीज़ कोरोना वैक्सीन, चीन से दान में मिले 5 लाख टीके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। इससे पहले एक दिन पहले ही दक्षिण एशियाई देशों को चीन से दान में कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज मिला है। आपको बता दें कि सिनोफार्म वैक्सीन की दूसरी खेप पाकिस्तान के स्वास्थ्य अधिकारियों ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस से प्राप्त की है। देश में वर्तमान में उपलब्ध ये एकमात्र टीका है। इससे पहले चीन ने 1 फरवरी को सिनोफार्म के 5 लाख खुराक पाकिस्तान को दान भी दी थी। इससे देश में एक दिन बाद टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। इससे पहले राष्ट्रपति आरिफ अलवी भी वैक्सीन लगवा चुके हैं। पाकिस्तान में अब तक लगभग 6,15,000 मामले सामने आ गए हैं और यहाँ पर 10 मार्च को आम जनता का टीकाकरण शुरू हुआ है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट। अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से कंपनियों ने अटकाया पिछले साल चाबहार का काम, विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। चाबहार पोर्ट को विकसित करने का काम पिछले साल उन कंपनियों की वजह से अटका था जिन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से समय में उपकरणों की आपूर्ति नहीं की। विदेश मंत्रालय से संबंध संसदीय समिति की रिपोर्ट में मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी का उल्लेख करते हुए बताया गया था कोविड और अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से कई कंपनियों ने गत वर्ष आपूर्ति नहीं की है। इसकी वजह से वर्ष 2020 और 21 में चाबहार के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन संशोधित बजट अनुमान में नहीं किया गया था। सीमित को विदेश सचिव ने बताया है फिलहाल कोविड की वजह से उपकरणों की आपूर्ति नहीं हुई है और कुछ कंपनियां जिनमें से एक चीनी कंपनियां भी शामिल थी, उन्होंने अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए एक तरफा प्रतिबंध की वजह से जरूरी उपकरणों की आपूर्ति नहीं की है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों मुंबई से दिल्ली तक हलचल, महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल जारी। शरद पवार से मिले अनिल देशमुख। जी हाँ, मुकेश अंबानी के घर के पास मुंबई के व्यापारी मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो में विस्फोटक मिलने और उनकी मौत के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल तब से और बढ़ गई है जब मामले में मुंबई पुलिस ने आखिर अधिकारी सचिनवाजी की संलिप्तता सामने आई है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के बीच बैठक हुई। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल देशमुख दिल्ली में शरद पवार के आवास पर सुबह करीब 10 बजे पहुंचे।
लगभग 2 घंटे के बाद वहां से निकल गए। वह मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुलिस अधिकारी सचिन वाजे और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर कार्रवाई के बाद से गृह मंत्री अनिल देशमुख को हटाने की अटकलें तेज हो गई है। हालांकि शरद पवार से मुलाकात के बाद अनिल देशमुख ने कहा है कि फिलहाल कुछ गलतियां जरूर मिली हैं जो माफ करने लायक नहीं है। उन्होंने कहा है कि पुलिस कमिश्नर का तबादला कर दिया गया और अब अगर मुंबई ATS और NIA की जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों अब आप समझिए कि आखिर पूरी तरीके से केंद्रीय एजेंसियों की रडार में न केवल आ चुकी हैं बल्कि रडार में फंस भी चुके हैं। सोनिया सेना की सरकार में अंदरूनी हलचल मच गई है। और दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके से बाजे और पुलिस कमिश्नर परमबीर तो एक मोहरा हैं, इसके ऊपर भी धुरंधर बैठे हैं। अंबानी को मारने की साजिश आखिर कौन कर रहा था? हम चलते हैं अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। एक और खुलासा हो गया है, अंबानी के घर विस्फोटक मिलने से पहले वाजे और मनसुख की हुई थी मुलाकात। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल मुंबई अंबानी के मुकेश अंबानी के घर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार मामले की जांच में NIA ने एक खुलासा और कर दिया है। CCTV फुटेज के आधार पर NIA और ATS की जांच में खुलासा हुआ है कि 17 फरवरी को कोर्ट में GPO फोर्ट के पास हीरेन और वाजे की मर्सिडीज में 10 मिनट की बातचीत हुई थी। कहा जा रहा है कि मलोन एरोली रोड पर स्कॉर्पियो में खराबी आने के चलते हीरेन ने एक ओला कैब में दक्षिणी मुंबई की यात्रा की थी। NIA ने गुरुवार को एक मर्सिडीज और टोयोटा लैंड क्रूजर की पोंडो कार जब्त की है और ये दोनों कार वाजे के कंपाउंड से जब्त की गई थी। कहा जा रहा है कि वाजे इस मर्सिडीज और पोंडो कार का इस्तेमाल करते थे। सूत्रों का कहना है कि मनसुख हीरेन की मौत का संबंध इस मर्सिडीज कार से भी हो सकता है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार के हुए 4 साल पूरे, बोलो जय जय श्री राम। फिर से आएगी योगी सरकार, बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी आपको बता दें ABP न्यूज़ और सी वोटर के सर्वे में दरअसल यूपी की योगी सरकार के 4 साल लगभग पूरे हो गए हैं और शुक्रवार को यानी आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने सरकार के इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और सरकार के कामकाज की जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को शामिल करते हुए विकास पुस्तिका भी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार ने 4 साल में प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ाने का रास्ता बना लिया है। आगे तेजी से काम कर प्रदेश को ऊंचाई तक ले जाना है। 4 साल का ये कार्यकाल प्रदेश को बीमारू राज्य की पहचान से निकालकर समर्थ और सक्षम राज्य की ओर बढ़ाने का कालखंड रहा है। यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। पहले उद्योगों के लिए माहौल बनाया, जहां कोई आना नहीं चाहता था, अब वहां लोग निवेश कर रहे हैं। आज यहां सकारात्मकता का माहौल है, निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। इसी का परिणाम है कि यूपी में प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी से अधिक पहुंच गई है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर ABP न्यूज़ और सी वोटर का दावा। अभी अगर चुनाव हुए तो बीजेपी यानी योगी को मिलेंगे पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। दरअसल योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर ABP न्यूज़ और सी वोटर ने सर्वे कराया है। कामकाज को लेकर किए गए सर्वे में CM योगी आदित्यनाथ को लेकर जनता में जबरदस्त तरीके से उत्साह है। CM योगी आदित्यनाथ बाबा के कामकाजों से सब बड़े आराम से खुश हैं और उनका कहना है कि बाबा योगी आदित्यनाथ तो आएंगे और बार बार आएंगे, फिलहाल उनको कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ के कामकाजों से हम खुश हैं। तो CM योगी आदित्यनाथ के काम से आप खुश हैं या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? हम चलते हैं अगले अपडेट। बंगाल में TMC ने 4 सीटों पर बदले उम्मीदवार, शुभेंदु का वार। चुनाव में पाकिस्तानियों और घुसपैठियों का प्रयोग कर रही ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चलते सियासत गर्मा गई है। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस, TMC और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। इसी बीच TMC ने 4 सीटों पर बड़ा फेरबदल भी कर दिया है। अपने उम्मीदवारों के नाम बदल दिए गए हैं और ममता ने इस फैसले पर TMC छोड़ भाजपा ज्वाइन करने वाले शुभेंदु अधिकारी ने हमला बोल दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है फिलहाल ममता बनर्जी को ये पसंद नहीं है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो। कुछ गुटवादियों और पाकिस्तानियों का प्रयोग कर उम्मीदवारों को रोका जा रहा है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अधिकारियों ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि फिलहाल 2019 में उन्होंने जिस संयुक्त मोर्चा की बात की थी उसका क्या हुआ। इससे पहले भी उन्होंने दावा किया था कि वो बीजेपी को केंद्र से हटा देंगे। TMC ने जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम बदले हैं उनमें से नदिया जिले के कल्याणी विधानसभा सीट, 92, 34, 24 परगना जिले भी हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। गुरुग्राम में मंगलवार को बंद रहेगी मीट की दुकानें, निगम की बैठक में हुआ बड़ा फैसला।
गुरुग्राम सिविल लाइन स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद भवन जॉन हॉल में गुरुवार को नगर निगम के सदन की सामान्य बैठक आयोजित की गई और बैठक में वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का बजट पेश किया गया और लंबी चर्चा के बाद बजट को मंजूर कर दिया गया। और इसी बैठक में यह फैसला हुआ है कि गुरुवार में हर मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रहेंगी। नगर निगम में नए वित्त वर्ष में लगभग 4899 करोड़ रुपए की आय और 2538 करोड़ रुपए के व्यय का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर विकास से संबंधित विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की गई है। चर्चा के दौरान पार्षदों ने अपने अहम सुझाव रखे हैं, जिनमें मेयर मधु आज़ाद व निगमायुक्त विनय प्रताप सिंह ने गौर से चुना है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें महाराष्ट्र में कोविड-19 का सितंबर वाला सितम फिर लौटा, पाबंदी दी। इस बीच आपको बता दें मॉल में एंट्री तभी जब कोरोना के आपके टेस्ट हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि भारत एक दिन में कोरोना के कल 40,000 के करीब मामले सामने आने के बाद फिर से हड़कंप मच गया है। और ये दोस्तों पिछले लगभग 90 दिनों के बाद अगर देखा जाए तो 90 दिनों में सबसे ज़्यादा केसेस सामने निकल के हैं और इस वजह से अब मुसीबतों का सामना हो रहा है और कहीं ना कहीं तरीके से संकट भी खड़े हो गए हैं। तो संकट खड़ा हो गया है दोस्तों, बड़ी खबर। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें RSS अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू, सर कार्यवाहक पद के लिए होगा बड़ा फैसला। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू हो गई है। यह बैठक शुक्रवार को शनिवार 2 दिन तक चलेगी। यह बैठक बेंगलुरु के चेन्नहल्ली स्थित जन सेवा विद्या केंद्र में आयोजित की गई है। इस बैठक में प्रतिनिधि सभा में पारित होने वाले सभी प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है और इसके अलावा पिछले 1 सालों में सभी प्रांतों में किए गए कार्यों पर चर्चा होगी। RSS के इतिहास में ये बैठक पहली बार नागपुर के बाहर हो रही है और इसलिए अहम मानी भी जा रही है क्योंकि 20 मार्च को नवंबर 2 यानी सर कार्यवाहक का भी चुनाव होगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भी सरकारवाहक भैया जी जोशी रहेंगे या फिर उनकी जगह कोई और लेगा। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें रविशंकर प्रसाद बोले भारत मोबाइल ऐप्स का सबसे बड़ा यूजर्स, स्वदेशी ऐप स्टोर लाने की तैयारी में सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें केंद्र सरकार अपने खुद का मोबाइल ऐप स्टोर विकसित और मजबूत करने में रुचि रख रही है। संसद में सरकार ने गुरुवार को ये जानकारी दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया है कि मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने से भारत दुनिया में टॉप पर है। आपको बता दें कि राज्यसभा में रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के साथ साथ सरकार भारतीय इन्वेस्टरों को मोबाइल ऐप तैयार करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। आने वाले समय में इस क्षेत्र में भारत अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर कड़ी चुनौती पेश करेगा। उन्होंने बताया है कि फिलहाल सरकार ने मोबाइल सेवा ऐप स्टोर को फ्री ऐप रखने की अनुमति भी दे रहा है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।